ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 के प्रकाश का परावर्तन चैप्टर के दर्पण, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित सवाल, दर्पण कितने प्रकार का होता है और दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, दर्पण पढ़ने से पहले हम समझते हैं दर्पण है क्या। तो देखिए, दर्पण में एक शब्द आता है गोलीय दर्पण। तो पहले हम समझते हैं कि ये गोलीय दर्पण है क्या। देखिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण पहले हम समझते हैं कि है क्या। तो गोलीय दर्पण की पहले हम परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या है। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। परिभाषा क्या है कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। उसी भाग को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए, मतलब कि मान लो ये कांच का खोखला गोला है। ये क्या है, कांच का खोखला गोला, कांच का खोखला, कांच का खोखला क्या है, गोला है। अब गोलीय दर्पण क्या है, इसी कांच के खोखले गोले का एक भाग है। मान लो इसे बीच से हम कुछ इस तरह से काट देते हैं। इस गोले को हम बीच से इस तरह से काट दिए तो हमें इस तरह का भाग दिखाई देगा। ये इस तरह का भाग दिखाई दिया दोस्त। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि गोलीय दर्पण हम कब कहेंगे, जब इसका कोई सिरा यह अच्छा इस तरह का भाग दिखाई देगा। अब देखना, जो ये उभरा हुआ तल है, जो ये ऊपर वाला तल है, इसे हम कहते हैं उत्तल पृष्ठ। क्या कहते हैं, उत्तल पृष्ठ। और ये जो अंदर वाला भाग है, इस जो खंड है गोले का, ये जो अंदर वाला भाग है, इसे हम कहते हैं अवतल पृष्ठ। क्या कहते हैं, अवतल पृष्ठ। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो ऊपर वाला है, उभरा हुआ है, उसे हम कहते हैं उत्तल पृष्ठ। और जो ये नीचे वाला है, अंदर वाला भाग, इसे हम कहते हैं अवतल पृष्ठ। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना दोस्त, ठीक है। तो इसमें एक बात देखना कि इसका जो दोनों सिरा है, चाहे उत्तल पृष्ठ हो चाहे अवतल पृष्ठ हो, किसी भी पृष्ठ पर पॉलिश नहीं किया गया है। तो अगर किसी भी पृष्ठ पर पॉलिश नहीं किया गया है, इसका मतलब है कि ये अभी दर्पण नहीं है, ये सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है। याद रखना, ये पहले भी कांच का गोला था, ये अब क्या है, कांच का टुकड़ा है। ये अभी दर्पण नहीं है। दर्पण कब होगा, जब हम इसके किसी एक सिरे को पॉलिश करेंगे और किसी एक सिरे से प्रकाश का, जो आपतित प्रकाश होगा, आपतित का मतलब होता है आने वाला, जो आने वाला प्रकाश होगा, उसका परावर्तन होगा। देखना, जैसे ये कांच के खोखले गोले का एक भाग तो हो गया, तो इसे हमने कह दिया गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो अब हम समझेंगे कि किसे अवतल दर्पण कहेंगे और किसे उत्तल दर्पण कहेंगे। इस चीज को थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना कि जब कोई भी सिरा अगर पॉलिश नहीं किया गया है, तो यह सिर्फ कांच का टुकड़ा है, दर्पण नहीं है। दर्पण में कोई एक सिरा पॉलिश होना जरूरी है, तभी प्रकाश का परावर्तन होगा, तभी उसे हम कहेंगे कि ये दर्पण है, नहीं तो सिर्फ कांच का टुकड़ा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। देखना, ठीक है। देखिए, गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब हम समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है और दूसरा समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। चलिए पहले अवतल दर्पण की बात करते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण क्या होगा कि भैया, ये जो गोलीय दर्पण था, इसी के दोनों भाग हैं। और गोलीय दर्पण क्या होता है, कांच का जो खोखला गोला है, उसी का एक भाग तो होता है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, हमने बताया कि दर्पण होने के लिए उसका कोई एक पृष्ठ, चाहे उत्तल पृष्ठ चाहे अवतल पृष्ठ, ऊपर वाले को कहेंगे उत्तल पृष्ठ और नीचे वाले को कहेंगे अवतल पृष्ठ। तब क्या होगा, इधर देखिए, ऊपर का मतलब उभरा हुआ, ये जो नीचे वाला का है, नीचे का मतलब जो अंदर वाला भाग है, इस वाले भाग को कहेंगे अवतल, इस वाले पृष्ठ को कहेंगे अवतल पृष्ठ। तो देखिए, अगर हम क्या करें, अगर ये जो गोलीय दर्पण है, इसके हम उभरे हुए तल को क्या कर दे, पॉलिश कर दे।
ये क्या कर दिया हमने कर दिया पॉलिश। ये जो उभरा हुआ तल था इसको हम क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। तो अब जब भी प्रकाश आएगी तो ये जो अंदर का अवतल पृष्ठ है, ये जो अंदर का अवतल पृष्ठ है इसी से क्या होगा, परावर्तित होगा। हमने गोली दर्पण का जो ऊपर वाला तल था, मतलब जो उत्तल पृष्ठ था, उसको हमने पॉलिश कर दिया। तो जब अब जब भी प्रकाश आएगा तो ये नीचे जो अवतल वाला पृष्ठ है इसी से परावर्तन होगा, उसका इसी से तो परावर्तन होगा। तब हम क्या कहेंगे, इस प्रकार बने दर्पण को कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। तो इस फिगर के अनुसार परिभाषा क्या होगी, अवतल दर्पण की परिभाषा कैसे बनेगी कि गोली खंड पर इस प्रकार से पॉलिश किया जाए कि आपतित प्रकाश का परावर्तन गोली खंड के अवतल पृष्ठ से हो, इस प्रकार से बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। चित्र में देखो, ठीक है। तो देखिए इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप चित्र समझिए, चित्र से ही पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये गोली दर्पण का ही एक भाग है और गोली खंड है। तो क्या कहेंगे कि गोली खंड पर इस प्रकार से पॉलिश किया जाए कि आपतित प्रकाश का परावर्तन अवतल पृष्ठ से हो, तो इस प्रकार से बने दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। अब जस्ट इसी का उल्टा होगा उत्तल दर्पण। अब देखिए हम देखेंगे उत्तल दर्पण किसे कहेंगे। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होगा कि भैया गोली खंड तो भाग ऐसे ही होता है, ये जो गोली खंड है ऐसे ही निकला था। अब हम अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे। ये हमने क्या कर दिया, अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया। अब देखना, चूंकि ये कौन सा है, ये अवतल पृष्ठ है, ये अवतल पृष्ठ है, और ये कौन सा पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ है। अब देखिए क्या होगा कि जब ये पॉलिश हो गया तो जब भी प्रकाश आएगी तो इधर से ही रिफ्लेक्ट होगी। जब भी प्रकाश आएगी तो इधर से ही क्या होगी, परावर्तन होगी। तो अब हम क्या कहेंगे कि गोली खंड पर इस प्रकार से पॉलिश किया जाए कि आपतित प्रकाश का परावर्तन गोली खंड के उत्तल पृष्ठ से हो, तो इस प्रकार से बने दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। एक बार और देखिएगा कि गोली खंड को इस प्रकार से पॉलिश किया जाए कि आपतित प्रकाश का परावर्तन गोली खंड के उत्तल पृष्ठ से हो। देखिए यहाँ पर था, यहाँ पर ये गोली खंड हो गया, हमने अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया। ये जो उत्तल पृष्ठ है ऊपर का उभरा हुआ, इसी से तो प्रकाश का परावर्तन होगा। तो उसी से यह परिभाषा निकलेगी कि गोली खंड पर इस प्रकार से पॉलिश किया जाए कि आपतित प्रकाश का परावर्तन गोली खंड के उत्तल पृष्ठ से हो, तो इस प्रकार से बने दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, देखिए अवतल और उत्तल दर्पण गोली दर्पण के ही दो भाग हैं। ठीक है, और अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल पृष्ठ से परावर्तन होता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल पृष्ठ से परावर्तन होता है। तो इस प्रकार से हम अवतल और उत्तल दर्पण की परिभाषा दे सकते हैं। अब हम देखेंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, जैसे कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, फोकस तल क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो परिभाषाएं हैं हम उसको देखेंगे। देखिए ये सारी जो परिभाषाएं हैं दर्पण संबंधित, सिर्फ एक फिगर में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ठीक है, देखिए दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में कई पॉइंट हैं, जैसे कि दर्पण का ध्रुव। पहला होगा दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे, दूसरा होगा दर्पण का फोकस बिंदु किसे कहेंगे, क्या होगा फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, और होगा तीसरा हो जाएगा फोकस दूरी किसे कहेंगे, फोकस दूरी, चौथा हो जाएगा वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र, पांचवा हो जाएगा वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, और क्या हो जाएगा छठवां हो जाएगा तल किसे कहते हैं, क्या हो जाएगा फोकस तल।
तो दर्पण से संबंधित ये सारी परिभाषाएं हैं कि दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे, दर्पण का फोकस बिंदु किसे कहेंगे, दर्पण की फोकस दूरी किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे और फोकस तल किसे कहेंगे। ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ये सारी चीजें है क्या। देखिए पहला क्या है, दर्पण का ध्रुव। तो हम देखते हैं कि दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे। देखिए ये जो गोली दर्पण होता है ना, ये देखो, जैसे मान लो यहाँ पर पॉलिश कर दिया हमने, तो ये कौन सा, देखो बाहर पॉलिश किया गया उभरे हुए तल पर, प्रकाश का परावर्तन क्या अंदर से होगा, मतलब अवतल पृष्ठ से, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ठीक है, देखो दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे, ये जो परावर्तक तल होता है ना, ये जो परावर्तक तल होता है, ये वाला, ये जो अवतल पृष्ठ है, क्योंकि ये जो अवतल पृष्ठ है, क्योंकि इसी से तो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो जो परावर्तक तल है गोलीय दर्पण का, जो परावर्तक तल है उसके मध्य बिंदु को, ये जो बीच में पड़ता है मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। इसे P से लिखते हैं। दर्पण के ध्रुव को किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। तो दर्पण के ध्रुव की परिभाषा क्या हो जाएगी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए ये जो परावर्तक तल था, इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब दूसरी चीज क्या है, फोकस बिंदु। क्या है, फोकस बिंदु। तो सॉरी एक चीज छूट गई, मुख्य अक्ष। एक चीज क्या छूट गया, मुख्य अक्ष। हम देखेंगे मुख्य अक्ष। देखो मुख्य अक्ष पहले देखते हैं किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के बाद हम देखेंगे फोकस बिंदु और फोकस दूरी और ये सब देखना। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि मुख्य अक्ष किसे कहेंगे। देखना यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया दर्पण, ये हो गया दर्पण, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस बिंदु, ये हो गया ध्रुव। देखना ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन देख रहे हो, ये वाला जो लाइन है इसे ही हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। देखना ये जो रेखा है ना, इसी को हम कहेंगे मुख्य अक्ष। यानी कि परिभाषा क्या बन जाएगी इसमें, देखना C को कहते हैं वक्रता केंद्र, F को कहते हैं फोकस बिंदु। अभी इसकी परिभाषाएं हम लोग देखेंगे, फिलहाल में इतना समझो कि इसे हम कहते हैं कि वक्रता केंद्र, इसे हम कहते हैं फोकस बिंदु, इसे हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव, और ये जो लाइन गई है इसी लाइन को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मुख्य अक्ष की परिभाषा कैसे होगी कि दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या होगा, दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इस तरह से हम मुख्य अक्ष की परिभाषा लिख सकते हैं। अब देखिए, अब बात आती है फोकस बिंदु की। देखो फोकस बिंदु किसे कहते हैं, देखिए फोकस बिंदु किसे कहते हैं। जैसे ये हो गया दर्पण, ये दर्पण हो गया, ये हमारा हो गया, ये दर्पण हो गया, ये हो गया C। अब देखना ये दर्पण का ध्रुव हो गया। अब क्या होगा कि ये देखना देखिए मुख्य फोकस की परिभाषा कैसे होगी कि ये मुख्य अक्ष हो गया, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण क्या होगा, ये देखना प्रकाश की किरण है, ये क्या है, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। ठीक है, इस फिगर से हम समझते हैं कि इस फिगर से हम समझते हैं कि फोकस बिंदु किसे कहेंगे। तो देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस बिंदु कहते हैं। परिभाषा कैसे होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो चीजें बहुत आसान है, बस हमें समझना है कॉन्सेप्ट क्या। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु की क्या दे सकते हैं परिभाषा। ये मुख्य फोकस है, इसे किससे, यफ से निरूपित करते हैं, किससे, यफ से।
ठीक है, इसी में एक परिभाषा और देख लेते हैं हम किसकी, ये फोकस दूरी की। फोकस बिंदु की परिभाषा हो गई। फोकस दूरी की परिभाषा क्या होगी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस या फोकस बिंदु के बीच की दूरी को, ये देखना, ये एफ है, ये फोकस बिंदु है। दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ से। तो फोकस दूरी की परिभाषा क्या हो जाएगी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस या फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये जो डिस्टेंस है ना, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और लिखते हैं स्मॉल एफ से। तो इस तरह से हम फोकस दूरी की भी परिभाषा देख सकते हैं, और बाकी ये सब चीजें अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और फोकस तल। देखिए अब देखिएगा, अब देखिए क्या होता है वक्रता केंद्र। अब हम देखते हैं वक्रता केंद्र। देखिए ये दर्पण हो गया, ये क्या हो गया, दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव P, ये हो गया फोकस बिंदु F, ये हो गया C, वक्रता केंद्र। ठीक है, अच्छा एक बात पहले ध्यान से थोड़ा सा देख लो यार, ये जो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है, मतलब ये वाली डिस्टेंस, और जो F और C मतलब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है, ये दोनों दूरियां बराबर होती है। मतलब कि CF = FP। ये देखो चीज होता है, ये चीजें हम सवाल लगाते समय समझेंगे। फिलहाल में ये समझो कि ये जो दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी होती है, और दर्पण और फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये दोनों दूरी बराबर होती है। अब हम समझते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, देखना ठीक है, देखिएगा। एक्चुअल में देखो, ये जो गोलीय दर्पण होता है, किसी कांच के खोखले गोले का भाग होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो होगा क्या दोस्त कि ये जो खोखला गोला था, तो भाई खोखला गोला है तो इसका कोई केंद्र होगा, हम मान लेते हैं वो है, मान लेते हैं क्या है, वो है। तो क्योंकि इसको ही तो हम बीच से काटे थे, इसी गोले को हम बीच से काटे थे, तो ये वाला भाग निकला था। तो इसी गोले का जो केंद्र होगा, इसी गोले का केंद्र इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र का काम करेगा, क्योंकि भैया इसी गोले का तो ये भाग है और बीच से हमने काटा था। तो देखना, क्योंकि इसी गोले का केंद्र इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र का कार्य करेगा, तो वक्रता केंद्र की परिभाषा किस तरह से बनेगी, देखना फिगर, देखना चीजें अपने आप क्लियर होंगी। कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले का या उस कांच के गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। एक बार और चीजें देखो कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, उस कांच के गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यही वक्रता के, और वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं, C से। वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं, C से। इसी में देखना वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या होगी, ये जो P और वक्रता केंद्र मतलब दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, देखना ठीक है, देखना दोस्त, ये जो दर्पण का ध्रुव और जो वक्रता केंद्र है, इसके बीच की जो दूरी होती है, इसे ये वक्रता केंद्र कहते हैं। अरे यार देखना दोस्त, ये जो दर्पण का ध्रुव है और जो वक्रता केंद्र है, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इसके बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं R से, कैपिटल R से। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, लिखते हैं R से। और वक्रता त्रिज्या की परिभाषा देखो कैसे होगी। एक्चुअल में ये जो कांच का खोखला गोला था, जो इसकी त्रिज्या थी, इस जो कांच के खोखले गोले की त्रिज्या थी, इसी गोले को हमने आधा भाग किया तो ये दर्पण मिला है। तो भैया जब इसी गोले को आधा भाग करने पे ये दर्पण मिला, तो इस गोले की जो त्रिज्या होगी वही दर्पण की वक्रता त्रिज्या का काम करेगा। तो इस तरह से इसकी परिभाषा कैसे निकलेगी कि गोलीय दर्पण जिस
कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, उस कांच के गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम आर से लिखते हैं। परिभाषा क्या होगी कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। देखना दोस्त, एकदम सिंपल परिभाषा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच के गोले का एक भाग होता है, उस कांच के गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और दर्पण की वक्रता त्रिज्या को आर से निरूपित करते हैं या आर से लिखते हैं। ये होगी वक्रता त्रिज्या की परिभाषा। तो इस तरह से हमने देखा कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, फोकस बिंदु, और वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, ये सारी चीजें क्या थी, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब हम देखेंगे कि वस्तु किसे कहते हैं और प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, प्रतिबिंब बनता कैसा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वस्तु और प्रतिबिंब। देखिए वस्तु क्या होता है, वस्तु, और हम क्या देखेंगे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, तो पहले हम समझते हैं कि वस्तु क्या है। देखिए प्रकाश के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें चलकर दर्पण पर आपतित होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, वस्तु। और प्रतिबिंब में क्या कहेंगे कि प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लो कि ये दर्पण है, ये दर्पण हो गया, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये दर्पण की मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ पर मान लो फोकस दूरी है, फोकस बिंदु है, और ये मान लो अगर सी है, ये सिर्फ समझते, ठीक है। तो ये दर्पण हो गया, ये मुख्य, ये मान लेते हैं हम दर्पण हो गया, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये फोकस बिंदु, और ये वक्रता केंद्र हो गया। ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। अब समझिएगा थोड़ा सा, जैसे मान लो कि ये वस्तु है, क्या है, वस्तु है, और यहाँ से क्या हुई भाई, वस्तु है तो इसी जगह से प्रकाश चलेगी, प्रकाश की किरण गई, ये मुख्य अक्ष की अगर समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और यहाँ पर क्या है, ये एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो वक्रता केंद्र से वापस लौट जाएगी। तो ये जो प्रकाश की किरणें गई, तो दर्पण से अपवर्तन के, ये जो प्रकाश की किरणें गई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, वहीं पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये सिर्फ समझाने के लिए है। अभी इस चीज को समझेंगे कि वस्तु की स्थिति कहाँ कहाँ होगी तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये चीजें अभी आगे समझेंगे इसी वीडियो में। देखना, तो वस्तु समझ में आया और प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये समझ में आया। थोड़ा सा अब इसके आगे देखते हैं। देखिए प्रतिबिंब में देखते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। अब हम समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे और आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे। देखिए एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो इस चीज में थोड़ा सा बस ये समझिए कि वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रकाश की किरणें चलती हैं वो वास्तव में किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जाती हैं, वास्तव में किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं। जैसे ये दर्पण है, ये दर्पण है, मान लो ये दर्पण है, ये पॉलिश हो गई, ये दर्पण का ध्रुव, ये फोकस बिंदु, ये सी है। अब जैसे समझते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, ये वहां पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें गई ये समांतर गई तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और ये वक्रता केंद्र से होकर गई तो इसी मार्ग पर क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। तो ये देखना, ये जो प्रकाश की किरणें गई ये वास्तव में किसी बिंदु पर काट रही हैं, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। इसे ही क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और अवतल उत्तल दर्पण में क्या होता है, जैसे अंदर पॉलिशिंग होती है और इसका इधर फोकस होता है, इधर ये वक्रता केंद्र होता है, और इसमें क्या होता है कि जब ये प्रकाश की किरण आती है तो इधर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन हमें लगता है कि ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, और इसी जगह से जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी
और इसी जगह जो वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश की किरण जाएगी उसी मार्ग पर वापस चली जाएगी। तो इसमें क्या है कि एक्चुअल में देखना, ये जो प्रकाश की किरण गई ये मुख्य फोकस के होकर नहीं जा रही है, बल्कि इधर से डाइवर्ट हो जा रही है, इधर से मूव कर जा रही है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये मुख्य फोकस से होकर आ रही है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि वो वास्तव में मिलते नहीं है, लेकिन वो हमारा परसेप्शन है, हमें लगता है कि वो मिल रही है, तो इसमें सिर्फ आभास, हम एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि मिल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वास्तव में वास्तविक प्रतिबिंब तो बन नहीं रहा है, हमें ये लगता है कि वहां पर प्रतिबिंब बना। जैसे मान सकते हैं कि दर्पण, जब समतल दर्पण में आप चेहरा देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि दर्पण में, समतल दर्पण में क्या होता है, हमें लगता है कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वह दर्पण के पीछे बन रहा है, जबकि दर्पण के पीछे कुछ नहीं हो रहा होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, हमें लगता है कि दर्पण के पीछे बन रहा है हमारा प्रतिबिंब, तो वो जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, आभासी। मतलब कहने का कि इसमें क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के बाद रेखाएं वास्तव में काटती हैं, इसमें काटती लेकिन सिर्फ आभास होता है, वो हमें लगता है कि काट रही है, काट नहीं रही होती, ठीक है। तो इसमें जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो हमें ये लगेगा कि दर्पण के पीछे बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है, दर्पण के पीछे, ठीक है। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है ना वो दर्पण के पीछे बनता है। देखो यहाँ पर चूंकि प्रकाश यहाँ पर डाइवर्ट हो जा रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर पॉलिशिंग है, पॉलिश है, तो भैया प्रकाश का परावर्तन तो इधर से ही हो जाएगा, अंदर तो आएगा नहीं। लेकिन हमें आभास हो रहा है कि कहाँ है दर्पण, हमें आभास हो रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो अब देखिए प्रतिबिंब बनेगा कैसे, कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो किस तरह से प्रकाश की किरणें चलेंगी, कैसे परावर्तन होगा, इस चीज को हम समझते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ये 3 पॉइंट अगर समझ गए तो हम आसानी से किसी भी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। देखिए वो 3 पॉइंट कौन कौन है ये देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए पहली स्थिति होती है, पहली स्थिति क्या होती है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहली स्थिति क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखना पहली स्थिति क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखो दोस्त, जैसे ये दर्पण हो गई, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये दर्पण का ध्रुव P हो गया, ये दर्पण का मुख्य फोकस हो गया और ये दर्पण की वक्रता केंद्र हो गई। देखना ये मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण चलेगी, ये जो प्रकाश की किरण है ये क्या है, यह है प्रकाश की किरण। तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जो चलेगी दर्पण से परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। चीजें समझना, देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, ये थोड़ा सा समझ जाना कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, समझ जाना। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखना मुख्य अक्ष की ये समांतर चली प्रकाश की किरण, दर्पण से परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद ये कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो पहली स्थिति तो ये रही। पहली स्थिति क्या हो गई कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब देखते हैं हम दूसरी स्थिति, देखना, ठीक है। देखना दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति है
वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इस चीज को समझना कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। देखो दोस्त, जैसे यहाँ पर मान लो ये क्या है, दर्पण है, ये हो गया फोकस बिंदु, ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, समझना। जैसे कोई भी प्रकाश की किरण ये आई, वक्रता केंद्र से होकर गई है। देखना, ये प्रकाश की किरण आई, ये क्या है, प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण। ठीक है, देखना, ये प्रकाश की किरण है, वक्रता केंद्र से होकर आई, प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आई और इसी मार्ग पर क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। जब दर्पण से परावर्तन होगा तो वापस हो जाएगी। तो समझना कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। जिस मार्ग से आई थी ये, उसी मार्ग पर क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ये हुई दूसरी कंडीशन। अब हम देखते हैं तीसरी कंडीशन। देखिए, ठीक है, तो तीसरी स्थिति क्या है, देखिए तीसरी स्थिति यह है कि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। देखिए, तीसरी स्थिति क्या है कि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इस चीज को समझना दोस्त। जैसे ये दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। तो कहा क्या रहा है कि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण, मान लो ये प्रकाश की किरण, जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये प्रकाश की किरण आई, कहाँ से आकर आई, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये कहाँ चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को समझना कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो आपको तीन स्थिति बताई गई। पहली स्थिति ये थी, इसमें कोई आर्डर नहीं है, आप आगे पीछे बता सकते हैं। पहली स्थिति ये बताई गई कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से होकर जाएगी। दूसरी कंडीशन यह बताई गई कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी जिस मार्ग से वह आई थी। तीसरी कंडीशन ये बताई गई, तीसरी कंडीशन क्या बताई गई कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। दोस्त, ये अगर तीन चीजें याद हैं तब हम विभिन्न स्थितियों में वस्तुओं को रखकर, ठीक है, उसके बाद हम उसका क्या बना सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इन तीन चीजों को ध्यान में रखकर। तो ये जो तीन चीजें बताएगी एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो दो दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए,
ठीक है, तो प्रतिबिंब बनता कैसे है ये जानने से पहले हम देखेंगे कुछ बेसिक चीजें, ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। देखिए कुछ बेसिक चीजें में हम पहले देखेंगे। एक मिनट मिटार देने दो यार। ठीक है, ठीक है, तो बेसिक चीजें में हम पहले देखेंगे कि प्रतिबिंब बनने में देखिए 4 चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? पहला होता है प्रकृति, दूसरा होता है स्थिति, सॉरी एक मिनट गलत हो गया यार। देखते हैं, पहला होता है स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, दूसरा होता है उसका प्रकृति, तीसरा होता है उसका विन्यास, और चौथा होता है प्रतिबिंब का आकार। तो देखना, अब ये चारों चीजें हम समझते हैं कि है क्या। देखना, वस्तुति प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति में देखेंगे कि प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बन रहा है कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच में बन रहा है, कि फोकस या ध्रुव के बीच में बन रहा है, कि कहाँ बन रहा है, कि दर्पण के सामने बन रहा है, कि दर्पण के पीछे बन रहा है। तो ये चीज हम देखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। अच्छा, प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या बताएंगे कि प्रतिबिंब है किस तरह का, वास्तविक है कि आभासी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति में हम क्या बताएंगे, वास्तविक है कि आभासी। अच्छा, विन्यास में क्या बताएंगे कि प्रतिबिंब उल्टा बढ़ रहा है कि सीधा बढ़ रहा है। देखिए, इसमें बताएंगे कि प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। आकार में बताएंगे, आकार में क्या बताएंगे कि जो वस्तु थी उसका प्रतिबिंब कैसा, या तो वस्तु के बराबर मतलब समान आकार का है, कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है, कि वस्तु से बड़ा। तो ये चारों चीजें हम क्या देखेंगे, तो ये चारों चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये चारों चीजों को ध्यान में रखकर हम वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लो। देखो, स्थिति में हम क्या बताएंगे, प्रतिबिंब की स्थिति में हम यह बताएंगे कि प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है। प्रकृति वक्रता केंद्र पर बन रहा है कि दर्पण और ध्रुव के बीच में बन रहा है। मतलब कहने का सीधा सीधा यह है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, वह उसकी स्थिति होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है। अभी पीछे आपको बताया गया कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, जनरल चीजें याद रखना कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगी और जो भी आभासी प्रतिबिंब बनेगी दर्पण के पीछे बनेगी। और विन्यास में हम बताएंगे कि प्रतिबिंब बन कैसा रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है या फिर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। आकार में हम क्या बताएंगे कि वस्तु के आकार के बराबर उसकी साइज है, कि वस्तु से छोटा है, कि वस्तु से बड़ा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वस्तु का आकार बता सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम ध्यान किस में रखेंगे, जब हम अवतल दर्पण द्वारा या उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे तो इन चारों चीजों का हम क्या रखेंगे, ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम अब देखेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा एक चीज समझिएगा कि प्रतिबिंब जब भी बनेगा वस्तु का ही प्रतिबिंब बनेगा। तो भाई, जब वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो हम ये देखेंगे कि वस्तु कहाँ कहाँ रहेगी, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम पहले ये समझेंगे कि वस्तु की स्थिति क्या हो सकती है, मतलब कि वस्तु कहाँ कहाँ हो सकती है। तो देखिए, इसमें 6 स्थितियां बनती हैं। 6 स्थितियां बनती है। कितनी? 6 स्थितियां बनती हैं। देखेंगे कि वस्तु कहाँ कहाँ रह सकती है। देखिए, पहला क्या होगा, पहला हम मान लेते हैं पहली स्थिति क्या हो सकती है कि वस्तु कहीं क्या हो, अनंत पर हो। पहला स्थिति क्या हो सकता है, वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। इस चीज को हम लिखते हैं ना, इस चीज को हम लिख लेते हैं। देखो, पहली स्थिति क्या हो सकता है कि वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। वस्तु अनंत पर हो। दूसरी स्थिति क्या हो सकता है कि वस्तु वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर रखी हो। मान लो यहाँ पर वस्तु, ये क्या है, वस्तु है, समझिएगा, ये क्या है, वस्तु है। मान ले कि वस्तु वक्रता केंद्र से क्या कुछ दूरी पर रखा हो। तो दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि वक्रता केंद्र से सीमित दूरी पर हो। वक्रता केंद्र से
सीमित का मतलब कुछ दूरी पर हो, सीमित दूरी पर हो, सीमित दूरी पर हो। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि अब वस्तु यहां से चलते चलते कहां पर आ जाए, ये यहाँ पर, मतलब कि वस्तु कहाँ हो। तीसरी स्थिति हो सकती है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। किस पर हो? वक्रता केंद्र पर हो। चौथी स्थिति क्या बनेगी कि वस्तु वक्रता केंद्र और कहाँ हो, फोकस के बीच हो। ये चीज कहाँ हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है। मतलब चौथी स्थिति क्या बनेगी कि वस्तु कहाँ हो, वस्तु वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, और फोकस के बीच हो। ठीक है। और क्या हो सकती है? पांचवी स्थिति क्या हो सकती है कि वस्तु कहाँ हो, ये वस्तु यहाँ पर कहाँ हो, फोकस पर हो। पांचवी स्थिति क्या बन सकती है कि वस्तु फोकस पर हो, वस्तु फोकस पर हो। और छठवीं स्थिति दोस्त क्या बन सकती है कि वस्तु कहाँ हो, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच हो। कहाँ कहाँ हो, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच हो। तो ये ठीक है। तो ये जो वस्तु है ना, उसकी देखो दोस्त 6 स्थितियां हो सकती है। पहला स्थिति ये है कि वस्तु अनंत पर हो। दूसरा ये है कि अगर वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर हो। या तो फिर वस्तु कहाँ हो, तीसरी में क्या है, वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। या तो वस्तु कहाँ हो सकती है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। या तो वस्तु कहाँ हो सकती है, फोकस पर हो सकती है। या तो वस्तु फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच हो सकती है। तो अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी 6 स्थितियां संभव है। कौन कौन सी? पहली देखते हैं। पहली थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पहली स्थिति हो सकती है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। दूसरी स्थिति हो सकती है जब वस्तु वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित हो या सीमित दूरी पर स्थित हो। तीसरी स्थिति हो सकती है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथी स्थिति हो सकती है जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो। पांचवी स्थिति हो सकती है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। और छठवीं स्थिति हो सकती है जब वस्तु मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। तो इस तरह से ये 6 स्थितियां बनती हैं। और इन्हीं 6 स्थितियों में हम वस्तु को रख के अलग अलग देखेंगे कि किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब उल्टा होगा कि सीधा होगा, प्रतिबिंब का विन्यास क्या होगा मतलब उल्टा कि सीधा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा मतलब सीधा आकार का मतलब कि वस्तु से बड़ा होगा कि वस्तु से छोटा होगा कि वस्तु के बराबर होगा। तो इस तरह से हम अलग अलग स्थितियों में वस्तु को रखेंगे और देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा कैसे बनता है। देखिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखिएगा, पहली स्थिति बताई गई थी अवतल दर्पण में कि वस्तु कहाँ हो सकती है, अनंत। तो हम देखेंगे कि अनंत पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु कहाँ है, अनंत पर। कोई वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो ये माना जाता है कि जो वहां से प्रकाश की किरणें चलेंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरणें गई, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। ये क्या है, यह मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। ये भी कई प्रकाश की किरणें आई, ये भी मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। तो सभी कहाँ से जाएंगी, जब मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरणें आएंगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये हम देख चुके हैं किरण आरेख में। देखिए, जब ये चली गई तो अंत में आखिर जितने भी किरणें आएंगी सब मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। तो यहाँ पर एक फोकस तल होता है। वो फोकस तल क्या होता है, ऐसे कुछ होता है। यहाँ पर एक फोकस तल होता है जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो इसी फोकस तल पर प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्त, प्रतिबिंब एक बिंदु आकार का बनेगा। देखो, सभी इसी पर तो जा रही है, ये किरणें आई, परावर्तन हुआ दर्पण से और इसी बिंदु से होकर सब किरणें जा रही हैं। तो यहाँ पर पड़ रहा है, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक फोकस तल पर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस तल पर बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, अत्यंत बिंदु मतलब कह सकते हैं बिंदु आकार का बनेगा। अब दोस्त, जब ये बिंदु आकार का बना तो इसमें उल्टा बनेगा कि सीधा, इसका कोई भी महत्व नहीं है। तो क्या कहेंगे हम
कि जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, फोकस तल पर बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। और बिंदु आकार का है तो इसमें उल्टा या सीधा का कोई महत्व नहीं है, लेकिन कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि देखो दर्पण के सामने बढ़ रहा है, इस चीज को ध्यान रखना। अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो उस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, और अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा तो उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो ये देखो दर्पण के सामने बना तो कैसा बनेगा, वास्तविक, अत्यंत छोटा, बिंदु आकार का बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस तल पर बनेगा। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र से सीमित दूरी पर हो, यही तो था दूसरी स्थिति। ये वक्रता केंद्र हो गई, ये वक्रता केंद्र हो गई। यहां से कुछ दूरी पर ये वस्तु रखा है, हमने मान लिया वस्तु है ए है बी है, ये ए बी वस्तु का क्या नाम है, ठीक है। एक बात थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो यार, देखो जो आभासी प्रतिबिंब होगा ना उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ये डॉटेड लाइन से ऐसे। और जो वास्तविक प्रतिबिंब हो, जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम रेगुलर लाइन से दिखाते हैं। ये डॉटेड लाइन वाला आभासी और ये रेगुलर लाइन वाला क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। देखो इसमें क्या है, जब वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु का नाम क्या है, ए डैश बी डैश। यहाँ से देखो किरण आरेख बनाना, इससे पहले हमने किरण आरेख बनाना सीख लिया है कि कैसे बनेगा। देखो इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चली, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चली और दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ चली जाएगी, मुख्य फोकस से होकर चली गई। और एक किरण चली वक्रता केंद्र से, और वक्रता केंद्र से जब चली है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। तो ये वाली प्रकाश की किरण और ये वक्रता केंद्र वाली प्रकाश की किरण काट रही है, जहाँ काटेगी उसी जगह प्रतिबिंब बनेगा। ये देखो यहाँ पर काट रही है, ये वाली किरण आई थी यहाँ काटी, ये वाली यहाँ दोनों ने काटा, तो इसी जगह उसका प्रतिबिंब बनेगा दोस्त। लेकिन कैसा बनेगा देखना, यहाँ पर एरो वाले के मुख के सामने क्या लिखा था, इसका शीर्ष की जगह ए था, यहाँ बी था। यहाँ पे क्या है, शीर्ष की जगह ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। ये उल्टा बना है, ध्यान देना। यहाँ पे ये प्रतिबिंब, ये वस्तु ऐसे थी, यहाँ पे ये प्रतिबिंब ऐसे बना है। तो बना कैसे है देखना, क्या कर, तो उल्टा बना है। तो क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बना, देखो दर्पण के सामने बना है। तो पहली बात कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ये देखो वस्तु ऐसे थी, प्रतिबिंब ऐसे बना है, मतलब उल्टा बना है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक, उल्टा। और कैसा बना है, वस्तु से छोटा बना। देखो ये वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब कितना छोटा बना। तो स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगी। उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और आकार में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। कैसे बताएंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से सीमित दूरी पर हो तो जो ये प्रतिबिंब बनेगा उल्टा होगा, वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा। और स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। तीसरी स्थिति अब हम देखते हैं। तीसरी स्थिति क्या होगी, यहाँ तक आया, अब वस्तु कहाँ पर होगी, वक्रता केंद्र पर होगी। देखिए ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरी स्थिति क्या होगी। देखिए तीसरी स्थिति क्या होगी, अब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। तो देखना ये वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ध्यान देना, बार बार हमें बस इसका किरण आरेख खींचना है। जहां पर ये किरण आरेख परावर्तन के बाद काटेंगे उसी जगह वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। हर फिगर में यही करना है। जैसे वक्रता केंद्र पर वस्तु हो गई, वस्तु का नाम ए बी हो गया। यहाँ से देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी किरण, परावर्तन के पश्चात कहाँ होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। एक किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। एक किरण यहाँ से दर्पण के ध्रुव पर आएगी और जितने एंगल, जितने कोण पर यहाँ पर आएगी उतने कोण से ये कहाँ हो जाएगी, वापस हो जाएगी। और ये तीनों रेखाएं कहाँ काटती हैं, इसी जगह काटती हैं। ये जो प्रकाश किरण तीनों एक ही इसी जगह काटती हैं। तो इसी जगह वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखो काटी कहाँ है, वक्रता केंद्र पर ही काटी है, वक्रता केंद्र के सीधे में एकदम काटी है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा तो देखो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। और भाई दर्पण, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया यार, ये पॉलिश रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा, पॉलिश रहेगा। ये पॉलिश हो गया तभी तो परावर्तन होगा नहीं तो देखो अब क्या होगा,
यहाँ पर ये चीज हो गया। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा और दर्पण के सामने है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर आकार का होगा और कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर होगा। चौथी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। अब देखो वस्तु यहाँ वक्रता केंद्र पर थी, अब बीच में आ गई, तो भैया जब बीच में आ गई तो देखो वस्तु ए बी हो गई, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चली, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी और ये मुख्य फोकस से होकर गई, परावर्तन के पश्चात कहाँ होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली गई और ये दोनों कहाँ काटी है, वक्रता केंद्र के बाहर काटी है। देखो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सॉरी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र से दूर बनेंगी, वस्तु से बड़ा होंगे, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा और क्या होगा, उल्टा होगा और दर्पण के सामने बना है तो क्या होगा, वास्तविक। तो जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, वक्रता केंद्र से दूर बनता है। अब हम देखेंगे पांचवी स्थिति। पांचवी स्थिति क्या होगी, अब ये देखो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ गया, अब ये वस्तु कहाँ आएगी, फोकस पर आएगी। तो देखते हैं अब हम पांचवी स्थिति, देखिए ठीक है। देखो दोस्त पांचवी स्थिति क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो। तो जब वस्तु देखो मान लो ये वस्तु फोकस पर ए बी है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलेगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी और ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। अब देखना जब ये लौट गई तो देखना ये दोनों रेखाएं कहीं मिल नहीं रही हैं और अगर हम पीछे भी मिलाएंगे तब भी ये कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये न तो आगे मिल रही है न पीछे मिल रही है, तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि इसमें न तो आभासी प्रतिबिंब बनने का चांस है न तो वास्तविक प्रतिबिंब बनने का चांस है। मतलब कहने का ये है कि इसमें आभासी प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब का कोई वो नहीं है कि कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब देखना इसमें क्या है कि क्योंकि मिल ही नहीं रही है तो मिल ही नहीं रही है, हम मान लेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। दो चीजें इसमें ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी, वस्तु से बड़ा बनेगी। इसमें आभासी या वास्तविक का कोई वो नहीं, क्योंकि इधर भी नहीं मिल रही है, दर्पण के पीछे भी नहीं मिल रही है, दर्पण के आगे भी नहीं मिल रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा। हाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब देखो दोस्त ये जो छठवीं स्थिति है कि वस्तु दर्पण के ध्रुव और दर्पण के फोकस के बीच रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, देखो छठवीं स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। ठीक है, देखना दोस्त ये छठवीं स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण में है क्या, जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखो ये ए बी वस्तु है, दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में है। यहाँ से ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चली, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली गई और ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर वापस लौट गई। अब देखना जब वापस लौट गई तो इधर देखना ये फैलती जा रही है, ये इधर अपना डायरेक्शन में जा रहा है, वो उधर जा रहा है। तो ये इधर से तो मिलने से रही नहीं, ये इधर नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हम इसी को पीछे बढ़ाए, इसी को हम क्या बढ़ाए, पीछे। देखो ये डॉटेड लाइन जो ये दर्शा रहा है कि हमें क्या है कि वास्तव मिल नहीं रही है, लेकिन हमें आभास होगा। देखना ये पीछे डॉटेड लाइन बढ़ाने पे ये यहाँ पे मिलेगी। तो जब दर्पण के पीछे मिली तो दोस्त इतना है कि दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब तो सीधा सीधा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो देखो ये दर्पण के पीछे यहाँ पे मिल जाएंगी और प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए डैश बी डैश। देखना यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे ए डैश बी डैश, ये दोनों कैसा है, एक ही सीध है। मतलब कहने का कैसा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और देखो दर्पण के पीछे तो कैसा होगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। स्थिति क्या होगी, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो अवतल दर्पण में एक बात इतना ध्यान रखना कि अवतल दर्पण में सिर्फ एक स्थिति ऐसी आती है जब वस्तु दर्पण के फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रहता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है।
वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है। इस चीज को ध्यान रखना, ये ठीक है। अवतल दर्पण में यही एक ऐसी स्थिति है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है। और कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। तो इस तरह से हमने देखा कि अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ कहाँ पर वस्तु रखने पर किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा, किस आकार का बनेगा, किस प्रकृति का बनेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, उत्तल दर्पण में सिर्फ दो स्थितियां देख लीजिए, एक जब वस्तु अनंत पर हो और एक जब वस्तु दर्पण के सामने कहीं रखी हो। पहली स्थिति देखते हैं, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। देखो, जब अनंत पर होंगी वस्तु तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी, जो कि इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण इधर से तो चली जाएंगी, लेकिन हमें क्या प्रतीत होगा? हमें लगेगा कि मुख्य फोकस से होकर आ रही हैं। तो इस तरह से जितनी भी प्रकाश की किरणें जाएंगी वो इधर से ही परावर्तित हो जाएंगी, लेकिन हमें लगेगा कि कहाँ से आ रही है? मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं, मुख्य फोकस से होकर आ रही हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी किरणें ये गई परावर्तन के पश्चात इधर चली गई, लेकिन हमें लग रहा है कि कहाँ होकर जा रही हैं? मुख्य फोकस से होकर आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे? यही जगह इसका प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि सभी रेखा इसी जगह काट रही हैं। तो इसी जगह प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बना? एक बिंदु आकार का बनेगा। कहाँ बनेगा? देखो, ये दर्पण है, तो इस उत्तल दर्पण कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। तो पीछे बना तो क्या होगा? आभासी। मतलब क्या होगा कि सीधा, आभासी और बिंदु आकार का बनेगा। उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। क्योंकि दर्पण के पीछे बढ़ रहा है तो कैसा होगा? आभासी होगा। और कैसा होगा? सीधा होगा। दूसरी स्थिति देखना, दूसरी स्थिति है जब ये पालिश रहेगा यार, ये देखो, ये पालिश हो गया अंदर। अब देखना, वस्तु कहाँ है? उत्तल दर्पण के सामने कहीं है। उत्तल दर्पण में ना, देखो, उत्तल दर्पण में होता यह है कि वस्तु कहीं भी रखी हो दर्पण के सामने, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? हमेशा यही कंडीशन याद रखना, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? मतलब उत्तल दर्पण में क्या होगा कि उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखी हो दर्पण के सामने, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। यही चीजें उत्तल दर्पण में याद रखना बस। ठीक है, चलिए तो एक बार हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। पहले हम अवतल दर्पण का देखते हैं। और ठीक है, उसमें पहली स्थिति बताई गई कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है, सीधा बनता है। क्योंकि बिंदु आकार का होता है तो उसमें सीधा उल्टा का कोई ओ नहीं होता है। ठीक है, दूसरी स्थिति बताई गई जब वस्तु वक्रता केंद्र से सीमित दूरी पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। तीसरी स्थिति बताई गई जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर आकार का बनता है और वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। चौथी स्थिति बताएगी जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तब वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो वक्रता केंद्र से दूर बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और पांचवी स्थिति बताई गई जब वस्तु फोकस पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, बिंदु वस्तु से बहुत बड़े आकार का बनता है। चूंकि बहुत बड़े आकार का बनता है और कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। और छठी स्थिति बताई गई जब वस्तु कहाँ हो? फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच हो। तो देखो ना, तब देखना ये छठवीं स्थिति ही ऐसी है अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है तथा दर्पण के पीछे बनता है। और दर्पण के पीछे बनने का मतलब क्या है कि आभासी। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। तो इस चीज को याद रखना कि अवतल दर्पण में जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और दर्पण के फोकस के बीच में होता है तब अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उस समय आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण में बताया गया था कि उत्तल दर्पण में वस्तु दर्पण के सामने आप कहीं भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से
तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा और दर्पण के ध्रुव और दर्पण के फोकस के बीच में बनेगा। क्या और कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक। और बताया गया कि अगर वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर फोकस पर बनेगा। ठीक है। और फोकस पर कैसा बनेगा? बिंदु आकार का बनेगा और सीधा और आभासी बनेगा। ठीक है। तो इस तरह से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना हम देखें। आपके डिस्प्ले पे एक चार्ट शो हो रहा होगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का और उत्तल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनेगा। आप चाहे तो वीडियो रोक करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम दर्पण से संबंधित सवाल को देखेंगे। तो सवाल से पहले हम देखते हैं कि चिन्ह क्या होगा और दर्पण का सूत्र क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, ठीक है। तो अब सवाल लगाने से पहले हम समझेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में सूत्र का प्रयोग करने से पहले हम चिन्ह का प्रयोग किस तरह से करेंगे। देखिए, पहले दर्पण का सूत्र होता है 1/f, मतलब 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें देखिए जो यफ है, यफ को कहते हैं फोकस दूरी। इसे कहते हैं, यफ को कहते हैं फोकस दूरी। और फोकस दूरी क्या होता है? दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं। देखिए भी जो है प्रतिबिंब की दूरी, जो दर्पण के ध्रुव और जहां पे प्रतिबिंब बनता है उसके बीच की जो दूरी होगी उसको भी से लिखेंगे। और वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? यू से। इसमें यू क्या है? वस्तु की दूरी है। भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। तो देखो ये जो यू वस्तु की दूरी है ना, तो वस्तु की दूरी कहाँ से लेंगे? दर्पण के ध्रुव और जहां पर वस्तु रखी है उसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वस्तु की दूरी। इसको यू से लिखते हैं। अब चिन्ह में थोड़ा सा देखिएगा। अवतल दर्पण में पहले हम देखते हैं, ये कौन सा है? अवतल दर्पण के लिए है, ये उत्तल दर्पण के लिए है। ये किसके लिए है? ये उत्तल दर्पण के लिए है। यहाँ समझिए, अवतल दर्पण में हम क्या करेंगे? अवतल दर्पण में हम u का मान ऋणात्मक रखेंगे। v का मान अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा तब धनात्मक रखेंगे और वास्तविक प्रतिबिंब बने रहेगा तब क्या रखेंगे? ऋणात्मक रखेंगे। और f का मान क्या रखेंगे? ऋणात्मक। यहाँ देखिएगा, उत्तल दर्पण में सवाल लगाते समय u का मान ऋणात्मक रखेंगे। भी का मान आभासी के लिए क्या रखेंगे? प्लस में रखेंगे, मतलब धनात्मक रखेंगे। और यफ का मान क्या रखेंगे? धनात्मक रखेंगे। इस चीज को थोड़ा और समझिएगा कि यहाँ पर देखो एक चीज नोट करने वाली है कि u का मान इसमें भी ऋणात्मक है, इसमें भी ऋणात्मक है। मतलब कि u का मान हमेशा किसमें रखेंगे? माइनस में रखेंगे। ये देखो वास्तविक वस्तु के लिए है, कोई वस्तु मानी जाए उसके लिए नहीं है, सिर्फ वास्तविक वस्तु के लिए है। u का मान चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, u का मान यानी कि वस्तु की दूरी हमेशा किसमें रखेंगे? माइनस में रखेंगे। v का मान डिपेंड करता है कि वस्तु की प्रकृति कैसी है। अगर वस्तु की प्रकृति आभासी होगी तो v का मान प्लस रखेंगे और यदि वस्तु की प्रकृति वास्तविक होगी तो v का मान माइनस में रखेंगे। और f का मान अवतल दर्पण में ऋणात्मक रखते हैं और f का मान उत्तल दर्पण में धनात्मक रखते हैं। अगर आप चाहें तो ये फोटो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आगे हम समझा रहे हैं। ठीक है। देखो यार, अब देखना, थोड़ा सा ये समझना कि अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही स्थिति आती है जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। वो स्थिति है जब वस्तु कहाँ रखी हो? दर्पण के ध्रुव और दर्पण के फोकस के बीच में रखी हो, तो अवतल दर्पण में आभासी मतलब कहने आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में एक ही स्थिति आएगी जब v का मान प्लस होगा। कब? जब वस्तु कहाँ हो? दर्पण और फोकस के बीच में हो। थोड़ा ठीक है। तो ये चीजें हो गई कि हम सवाल लगाते समय चिन्ह कैसे लगाएंगे। एक बात बहुत ध्यान से यह देखना, याद रखना कि दर्पण का सवाल लगाने से पहले ये वाला चिन्ह सिर्फ उसके लिए लागू होगा जो डाटा सवाल में दिया होगा, जिसका मान हमें निकालना है या जो भी कोई अज्ञात राशि हो उसका चिन्ह हम पहले से नहीं लगाएंगे। सवाल लगाने के बाद आंसर में जो भी चिन्ह आएगा उसके अनुसार हम देखेंगे कि कौन सा दर्पण है और कौन सा कैसी इसकी प्रकृति है या कैसा प्रतिबिंब है। ठीक है। पहले से कोई भी हम अपने से किसी अज्ञात राशि का चिन्ह नहीं लगाएंगे। जो भी डाटा दिया रहेगा सवाल में सिर्फ उसी पर यह चिन्ह लगाएंगे।
है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज और देखना दोस्त, या थोड़ा सा दोस्त ये देख लेना कि दूरी नापेंगे कैसे। देखना ये जो दर्पण का ध्रुव है, देखना ये वस्तु है, ए भी क्या है, ये वस्तु है। तो वस्तु से दर्पण के ध्रुव के बीच की ये जो दूरी है, इसी को कहते हैं वस्तु की दूरी। किससे लिखते हैं, यू से। और ये जो वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, आर से लिखते हैं। ये जो फोकस है, फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, लिखते हैं एफ से। और ये जो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, लिखते हैं भी से। थोड़ा सा ये ध्यान देना कि ये जो फोकस दूरी होती है ना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो ये वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आर से लिखते हैं। तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो गई। यही चीज जगह से फार्मूला निकल कर आएगा R = 2F। तो ये हम जब सवाल लगाएंगे तो इसका प्रयोग करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब इतने चीजें जानने के बाद अब हम क्या करेंगे, दर्पण का सवाल लगाएंगे। चलिए देखते हैं अब सवाल। ठीक है, तो अब हम दर्पण के सवाल लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, देखते रहिएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो दोस्त सवाल क्या कहा है, पहला कहा है कि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखा है और दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु, इसका मतलब कि वस्तु की दूरी दे रखा है। पूछा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और प्रकृति बताना है। क्या बताना है हमें, देखो फिजिक्स का सवाल लगाते समय एक बात ध्यान रखना कि पहले जो जो डाटा दिया है, या कोई भी सवाल लगाते समय, जरूरी नहीं कि फिजिक्स का, ठीक है, पहले जो जो डाटा दिया उसको लिखिए, जो जो पूछा है उसके आगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाइए, फिर खोजिए कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसको लगाने पर हम इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए सवाल में क्या दे रखा है, अवतल दर्पण है, दे रखा है कि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण में एफ का मान क्या रखते हैं, माइनस में रखते हैं। तो एफ का मान क्या रख देंगे, दे रखा है माइनस, कितना दे रखा है वो 25 सेंटीमीटर, माइनस 25 सेंटीमीटर। अब देखिए वस्तु की दूरी क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। और वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है। अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी यानी कि यू का मान हमेशा माइनस में रखते हैं। तो क्या रख देंगे, 20 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताना है। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हमें भी का मान पूछा है, तो हम भी का मान यहाँ पे माइनस प्लस कुछ नहीं करेंगे क्योंकि पूछा है। यही बताया गया था कि जो जो डाटा दिया है सिर्फ माइनस प्लस का चिन्ह उसी पर अप्लाई करेंगे। जो डाटा निकालना है या फिर किसी भी अज्ञात राशि पर हम ये चिन्ह अप्लाई नहीं करेंगे। आंसर आने पर देखेंगे उसका चिन्ह कैसा आया है, उसके अनुसार वस्तु की स्थिति प्रकृति सब बताएंगे। ठीक है, देखना हमें भी का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे दर्पण के सूत्र से। किसके सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। देखना दर्पण के सूत्र से लगाएंगे दोस्त। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v धन 1/u। ये फार्मूला होता है। मान रख देंगे 1/f की जगह कितना रख देंगे, -25 इज इक्वल टू 1/v का मान हमसे पूछा है, इसको कर देंगे हल 1/-20। u का मान क्या रख देंगे, माइनस। देखना ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1 कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा फिर -1/25। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे 20 - v अपन क्या हो जाएगा 20v। यहाँ पे क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो देखना यहाँ से लगा रहे हैं, इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -20v इज इक्वल टू, इसका इसमें गुणा करेंगे फिर अलग अलग गुणा करेंगे। तो 25 का देखना 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, और इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस कितना हो जाएगा 25v। अब देखना -25v इधर चला आया तो क्या हो जाएगा -20v धन 25v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 500। अब क्या होगा,
हाँ ये देखो, इसमें से ये घट जाएगा, बचेगा 5v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500। v का मान निकालेंगे, 5 का इधर क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 5 से 500 कैंसिल, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। देखना ठीक है, ये v का मान ही बताएगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। देखिए v का मान पहली बार किस में आया है, प्लस में आया है। v का मान प्लस में कब आता है, आभासी प्रतिबिंब के लिए v का मान प्लस में आता है। तो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, छठवीं स्थिति जो अभी बताया गया था कि वस्तु दर्पण और फोकस के बीच में हो तो कहाँ बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण में देखना यहाँ पर ये प्लस में आया, मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। कैसा होगा, सीधा होगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दोस्त यह लिख दे रहे हैं, दर्पण के पीछे बनेगा। देखो भी का मान 100 सेंटीमीटर आया, मतलब प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। प्रकृति कैसी है, आभासी है। विन्यास कैसा, उल्टा के सीधा है, तो सीधा है। स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे बनेगी। इस तरह से दोस्त ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट बस समझिए, कॉन्सेप्ट रटने की कोई जरूरत नहीं है, चाहिए पूरा कॉन्सेप्ट समझिए और सवाल लगा दीजिए। देखो एकदम सिंपल था, जो जो प्रॉपर्टी थी हमने क्या रखा, अवतल दर्पण था तो f का मान माइनस रख दिया। u का मान चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो हमेशा ऋणात्मक रखा जाता है। v का मान हमसे पूछा था, हमने दर्पण का सूत्र लगा दिया, यहाँ पर v का मान निकाल लिया। v का जो चिन्ह आया उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रकृति देखेंगे। v का मान प्लस आया है, तो हम बता सकते हैं कि प्रकृति कैसी है, उसकी आभासी है। प्रकृति कैसी है, आभासी है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। दर्पण की स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे। तो ये सारी चीजें हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं और बता सकते हैं। एक आध और सवाल देख लीजिए, एक ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। सवाल कुछ इस तरह है, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें उत्तल दर्पण है दोस्त। सवाल क्या दिया है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी क्या दे दिया, u बराबर। देखो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में रखते हैं, माइनस 40 सेंटीमीटर। देखो 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना दूर बनता है, 10 सेंटीमीटर। तो v का मान क्या रखेंगे, 10 सेंटीमीटर। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, तो जब हमेशा उत्तल दर्पण में जब हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो v का मान हम क्या रखेंगे, प्लस में रखेंगे, क्योंकि प्लस के लिए क्योंकि आभासी के लिए v का मान क्या होता है, प्लस, और वास्तविक के लिए होता है माइनस। तो उत्तल दर्पण में तो हमेशा प्रतिबिंब आभासी ही बनता है, तो प्लस में रखेंगे। ठीक है। और क्या पूछा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछा है, मतलब कि हमें f का मान क्या किया है, पूछा है। f का मान पूछा है। देखो सूत्र लगा देंगे, कौन सा, दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से दोस्त, दर्पण का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 धन 1/ कितना हो जाएगा, -40। अब देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/10। यहाँ देखना प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/40। फिर ये गुणा कर देंगे, देखना 1/ क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे 40 माइनस 10/ कितना हो जाएगा 400। इधर अब देखो यहाँ पर घटा देंगे, 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, घटाने पर आ जाएगा 30 बटा के कितना आ जाएगा 400। फिर यह गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर यह गुणा कर देंगे तो इधर हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 30f। ठीक है। f का वैल्यू निकालेंगे तो 30 का इधर काट देंगे, हम भाग दे देंगे। जब 30 का इधर भाग दे देंगे, देखो ये कटेगा, यहाँ पर कैसे कटेगा, ये 0 0 से कट गया। f का मान निकालेंगे तो हम 40 में 3 का भाग दे देंगे, तो कितने बार में जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर 10 3 तिरिक का 9, दशमलव बढ़ाएंगे 10 3 तिरिक का 9, तो 13.3 30.3 सेंटीमीटर क्या आएगा, आंसर आएगा। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 13.3 सेंटीमीटर। अगर आप
ठीक है। तो इस तरह से ऐसे सवालों को लगाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चिन्ह का ध्यान रखना है, यहाँ पर भी का ध्यान रखना है कि कब प्लस रखेंगे कब माइनस रखेंगे। और दर्पण का एक ही फार्मूला सिर्फ ये है 1/f = 1/v + 1/u। इसी में इसी मान को रख कर अपना प्रक्षांतर करके या तिर्यक गुणा करके क्या करेंगे, हम किसी भी एक राशि का मान निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये वीडियो रोक करके ये सवाल उतार सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त आप दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को बता सकते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसको बना सकते हैं, और दर्पण से संबंधित सवालों को लगा सकते हैं। ठीक है। और एक जरूरी बात, जिस दौर से आज हम लोग गुजर रहे हैं, इस कोरोना महामारी की चपेट में हम लोग हैं, पूरा परिवेश है, पूरा संसार है। तो इस दौर में दोस्त हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद की सुरक्षा करें और लोगों की सुरक्षा करें। और जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं ना दोस्त, इस दौर में बस ये है कि शरीर की दूरियां बनी रहे, लोगों से दूरियां बनी रहे, लेकिन मन और दिल की नजदीकियां सबसे जुड़ी रहे। इसकी दूरियां नहीं बननी चाहिए। शरीर की दूरियां बनी रहे, मन और दिल की नजदीकियां बनी रहे। और दोस्त एक जरूरी बात, इस दौर में बहुत से लोग अफवाह फैला रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि खुद को अफवाहों से बचाएं, लोगों को अफवाहों से बचाएं और लोगों को जागरूक करें। और वैक्सीनेशन चल रही है पूरे भारत में इस समय, और अधिक से अधिक कोशिश में लोगों को जागरूक करें वैक्सीनेशन के लिए। खुद वैक्सीन लगवाएं और लोगों से भी वैक्सीन लगवाने के लिए कहें, अफवाहों से बचें। अगर कोई ये कहता है कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इसमें ऐसी वैसी कोई चीज है, तो आप उन्हें समझाएं, जागरूक करें। इस दौर में हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है, और खुद किसी भी स्थिति में खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम खुद की सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। इस कोरोना महामारी में कहीं भी अगर बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलना, और जब भी निकलना मास्क का प्रयोग करना, आप सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग करना, और लोगों को अफवाह से बचाना, लोगों को जागरूक करना। और हम कोशिश करें कि इस दौर में जितना हो सके लोगों की मदद कर सके। और ठीक है, हम कह सकते हैं कि हम लोग की जिंदगी के कुछ बहुत बुरे दिनों में से ये दौर चल रहा है। ठीक है, अब चल रहा है तो इस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन जल्दी ये खत्म होगा। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है कि हमेशा चलती रहे। और ये जो दौर चल रहा है एक न एक दिन गुजर जाएगा, जल्दी गुजर जाएगा, और हम लोग फिर से नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। उसी के लिए एक बहुत अच्छी लाइन है, मैं आपको सुना देता हूँ। एक लाइन आपके लिए ये है कि दिन ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो दोस्त ये शाम ही है, एक दिन ढल जाएगा और हम लोग नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर हमें अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।